आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पता नहीं क्यों ये लोग मुझे इस जगह ले आए हैं, इस अंधेरी सी काल कोठरी में। यहाँ कोई मुझे साइको तो कोई सनकी कहता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं परफेक्टली नॉर्मल हूँ और ये लोग जो मुझे यहाँ ले आए हैं ये ही पागल हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, चलो मैं बताता ही हूँ। मेरा नाम टॉम है। शहर में मेरा एक बहुत बड़ा बंगला है जिसे मैं किराए पर दिया करता था। बंगले के निचले फ्लोर पर मैं रहता था और ऊपर के फ्लोर को किसी किराएदार को दे देता था। काफ़ी दिन से ऊपर का फ्लोर खाली था। अभी कुछ दिन पहले एक बूढ़े अंकल मुझसे मिलने आए और बातों बातों में उन्होंने पूछा, बेटा क्या ऊपर की जगह खाली है? तो मैंने उनसे कह दिया, हाँ बिल्कुल खाली है, क्या आप उसमें रुकना चाहेंगे? बस इस तरीके से वो मेरे किराएदार बन गए। मेरे प्रति अंकल का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे। कभी कभी मैं उनके लिए खाना भी बना दिया करता था और हम लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। उसके बाद अंकल सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाकर सो जाया करते थे। पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन एक दिन जब अंकल मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे तब मैंने देखा कि उनकी दाईं आँख उनकी बाईं आँख से बिल्कुल अलग थी। ऐसा नीला रंग जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उनकी वो आँख मुझे कुछ उत्तेजित कर रहे थे, कुछ करने को विवश कर रहे थे। और फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, अंकल ये आपकी आँख को क्या हो गया है? और ऐसा कहकर मैंने बूढ़े अंकल की आंख में अपनी उंगली घुसेड़ दी। अंकल जोर से चीख पड़े और कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो बेटा? बहुत समय पहले जब मैं जंग लड़ने गया था तब जंग के दौरान मेरी दाईं आंख फूट गई, इसलिए मैंने ये नकली आंख लगवाई है। इसके बाद फिर अंकल अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। लेकिन मैंने जब से उस नीली आँख को देखा, मेरे मन में बस उस नीली आँख का ही ख्याल आ रहा था। दिन रात मैं उसी के बारे में सोचता रहता था और सोचते सोचते मुझे उस आँख से जैसे घृणा होने लगी, नफरत होने लगी और फिर उस आँख के मालिक से भी। और मैंने मन बना लिया कि मैं उस बूढ़े अंकल को मार डालूंगा। उसके बाद मैं हर रात को अपनी टॉर्च लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अंकल के कमरे के बाहर जाता और धीरे से दरवाजे को खोलता तो मुझे बिस्तर पर अंकल सोते हुए मिलते हैं और मैं अपनी टॉर्च की लाइट जलाकर उनके मुंह पर मारता, इस आशा में कि वो अपनी आँख खोलेंगे। लेकिन 2 रातों तक मैं यही करता रहा, लेकिन अंकल ने अपनी आँख नहीं खोली। तीसरी रात को जब मैंने दरवाज़ा खोला तो खटाक से आवाज़ हुई और अंकल की नींद खुल गई। और जैसे ही मैंने टॉर्च की लाइट जलाई तो टॉर्च की रोशनी सीधे जाकर अंकल के नीली आँख से टकरा गई। उन्होंने आवाज़ सुनकर अपनी आँखें खोल डाली। मैंने जैसे ही उनकी नीली आँख देखी मुझे आक्रोश आ गया और मैंने अपने साथ लाया चाकू अंकल पर चला दिया। अब अंकल का काम तमाम हो चुका था और मैं सोच रहा था कि उनकी डेड बॉडी का क्या करूं। फिर मैं उनकी डेड बॉडी धीरे धीरे नीचे ले गया। नीचे का फ्लोर लकड़ियों के तख्तों से बना हुआ था। धीरे धीरे करके मैंने लकड़ी के तख्ते निकालने शुरू किए और उसके बाद फिर नीचे की ज़मीन खोदकर अंकल को वहीं गाड़ दिया। फिर मैंने उन लकड़ियों के तख्तों को वैसे ही लगा दिया जैसे पहले लगे हुए थे।
फिर मैं आराम से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ 4-5 पुलिस वाले खड़े थे। शायद अंकल की चीख किसी पड़ोसी को सुनाई दे दी गई थी और उसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, आपके घर से चीख की आवाज़ सुनाई दी थी, क्या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने बड़ी होशियारी और शांति से कहा, हाँ एक अंकल रहते थे, लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन मेरे बयान पर शायद पुलिस को यकीन नहीं था और वो मेरे घर के अंदर घुस आए। मैंने उनके लिए 3-4 कुर्सियां रख दी और मैं खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया और हम सब उसी जगह पर बैठे हुए थे जहाँ नीचे अंकल की डेड बॉडी दफन थी। इसके बाद पुलिस वाले मुझसे और भी कई तरह के सवाल पूछने लगे। मैं बड़ी शांति से उनका जवाब देता रहा, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अंकल का दिल अभी भी धड़क रहा हो और वो धड़कता हुआ दिल मुझे बार बार बुला रहा था अपनी ओर। धीरे धीरे उस दिल की धड़कनें बढ़ने लगे और फिर बढ़ती गई और मेरे कान में शोर पड़ता गया। मैंने सोच लिया कि अब तो इस दिल को ख़त्म करना ही होगा और मैंने तुरंत ही लकड़ियों के तख्तों को उखाड़ना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं अंकल के शरीर से उनका दिल निकालता, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और फिर इस जगह पहुंचा दिया जिसे यहाँ के लोग मेंटल असाइलम कहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं कोई सनकी हूँ? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज़्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो, कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए
कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था, जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता। मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा मुझे डर लग रहा है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल ज़ोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेज़ी से भागने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर
किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था, उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था, लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि ज़रा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपौता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने जोर जोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज़ ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था रेहाना के अलावा।
वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहाँ से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।